नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में पीएम मोदी ने नेहरू स्मारक म्यूजियम का उद्घाटन किया है। नेहरू स्मारक म्यूजियम अब तक के प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन के संग्रहालय के तौर पर बनाया गया है। उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने लाइब्रेरी का पहला टिकट भी खरीदा और अंदर प्रवेश किया। ये लाइब्रेरी दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में बनाई गई है। दिल्ली में जिस 3 मूर्ति भवन की पहचान अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से थी, उसे आज से प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। और इस लाइब्रेरी में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को विस्तार से संग्रहित किया गया है। 10,000 वर्ग मीटर में बने संग्रहालय को 271 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और यह संग्रहालय आजादी के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के जरिए बताएगा। और इस सेंटर के लिए प्रधानमंत्रियों से जुड़ी जानकारी दूरदर्शन फिल्म डिवीजन, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया हाउस, प्रिंट मीडिया, विदेशी समाचार एजेंसियों, विदेश मंत्रालय के तोशाखाना संस्थानों से जुटाई गई है। और यही नहीं, पूर्व पीएम के बारे में बहुमूल्य जानकारी जुटाने के लिए उनके परिवार से भी संपर्क किया गया था। पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। बाबा साहब जिस संविधान के मुख्य शिल्पकार रहे, उस संविधान ने हमें संसदीय प्रणाली का आधार दिया। इस संसदीय प्रणाली का प्रमुख दायित्व देश के प्रधानमंत्री का पद रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। ऐसे समय में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये म्यूजियम एक भव्य प्रेरणा बनकर आया है। इन 75 वर्षों में देश ने अनेक गौरवमय पल देखे हैं। इतिहास के झरोखे में इन पलों का जो महत्व है वह अतुलनीय है। ऐसे बहुत से पलों की झलक प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी देखने को मिलेगी। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उधर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को अपने यहां मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की याद दिलाई है। 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मानवाधिकार पर नसीहत देकर भारत को असहज कर दिया है। एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा कि अमेरिका भारत सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के हनन के मामलों की निगरानी कर रहा है, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पलटवार करते हुए साफ किया कि अमेरिका को लेकर भी हमारी चिंता भी ठीक उसी तरह है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि द्विपक्षीय वार्ता में मानवाधिकारों के मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे यह भी कहा कि अमेरिका पर खुद ही मानवाधिकार के मामलों में उल्लंघन के आरोप हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निजी हित, लॉबी और वोट बैंक के जरिए अमेरिकी स्थिति संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब भी इस पर चर्चा होगी तो भारत इस पर चुप नहीं रहेगा। और उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है अखंड भारत को लेकर। आरएसएस प्रमुख ने 15 साल में भारत के अखंड राष्ट्र बनने की बात कही है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम अहिंसा की ही बात कहेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष
शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनका भी उसमें सहयोग है। अगर वो विरोध ना करते तो हिंदू जागता नहीं, क्योंकि वो सोता रहता है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने यह भी कहा कि धर्म का प्रायोजन भारत का प्रायोजन है। धर्म के उत्थान के लिए प्रयास होगा तो ही भारत का उत्थान होगा। इसे रोकने वाले हट जाएंगे, मिट जाएंगे। संतों ने संघ प्रमुख के हरिद्वार प्रवास में संतों ने उनके समक्ष उठाई देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 15 सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो कश्मीरी पंडित है, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको ज़रूर समर्थन करेंगे और इस देश के सभी राजनीतिक दल। और आपने सुना संजय राउत को, शिवसेना सांसद है संजय राउत, जिन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया। और इस समय शिवसेना के नेता अरविंद सावंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, देखिए इस तरह की जो बात कही है सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कि 15 साल के अंदर अंदर अखंड भारत बनेगा, और उन्होंने साथ ही ये भी एक बात जोड़ी है कि हाथों में डंडा लेकर, क्योंकि हम अहिंसा की बात जरूर करते हैं लेकिन हाथों में डंडा लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है पहले तो स्वागत है अखंड भारत का, लेकिन अखंड भारत की बनाने के लिए हाथों में डंडा लेना है। कौन सा डंडा? अरे गुरु जी का वो डंडा, तो वो जो डंडा है वो डंडा किस काम का है, वो भी तो बताओ। किस लिए? धमकाना है, डराना है? क्या देश का संविधान उसे मान्यता देता है? कानूनन जो करना है वो करो। लोगों को समझा, यार देश को बढ़ाना कितना, पूरा पाकिस्तान अंदर आ जाएगा, बांग्लादेश आएगा, अभी अखंड हिंदुस्तान बनेगा ना। अफगानिस्तान का थोड़ा अपना क्षेत्र आएगा, फिर अपना चाइना का भी थोड़ा क्षेत्र हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो मोहन भागवत ने ये कल्पना की है कि महज 15 साल के अंदर अखंड भारत को हम देख पाएंगे, क्या शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से भी रास्ते निकलते हैं, लेकिन वापस से अखंड भारत का सपना जो 15 साल बाद दिखाया जा रहा है। सभी दुर्भाग्य इस देश का है कि अभी आजकल बड़े बड़े नेता भी चुनावी बात करते हैं, और चुनावी बात को मेरा इतराज है इस बात पर। हर विचार चुनावी नहीं होना चाहिए। देश की अखंडता, ये जो शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस अखंडता में सर्व समावेशकता आती है। अगर हम इंक्लूसिवनेस जिसे कहते हैं, तो जो हिंदुस्तान होगा वो कैसे होगा? पहला हिंदुस्तान था पाकिस्तान बनने के लिए, तब कौन से समाज, कौन से धर्म के लोग आते हैं? तभी मिलकर देश बनने वाला है, या किस तरह का देश बनाना चाहती है, वे तो जानना चाहते हैं हम भी। लेकिन डंडा लेकर जब गई तो संविधान पे ही ठेस पहुंचाने वाली बात है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए अरविंद जी। तो आपने सुना, शिवसेना इस बात का, इस बयान का विरोध कर रही है, लेकिन जो संघ प्रमुख ने ये बात कही है कि 15 साल में ही हम अखंड भारत देखेंगे, यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि डंडा हाथ में लेकर, हालांकि अहिंसा की बात हम करते हैं लेकिन डंडा हाथ में लेकर, क्योंकि लोग इसी से ही समझते हैं, यही दुनिया की शक्ति को माना जाता है कि यही असली शक्ति है, इसके अलावा कोई और शक्ति मानी ही नहीं जाती है। और उधर कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल सुसाइड के आरोपी कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ इस्तीफे को लेकर लगातार सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा पर आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले संतोष पाटिल के मामले में कांग्रेस की तरफ से बर्खास्त की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि इसके विरोध में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के आवास तक मार्च के दौरान कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया समेत कई अन्य नेताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोककर उन्हें हिरासत में लिया है। और इस पर कर्नाटक सीएम ने कहा कि ठेकेदार संतोष पाटिल खुदकुशी का सच सामने आएगा। और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन उम्र मुजाहिदीन के प्रमुख कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर को आतंकवाद विशेष अधिनियम कानून के तहत डिजिग्रेटेड आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद के बेटे तुला सईद को भी डिजिग्रेटेड आतंकवादी घोषित किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लट्रम मूल का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके का रहने वाला था। 1985 के दौरान आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया और घाटी में भारत के खिलाफ आतंकवादी काम करने लगा। उसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर जरगर में 12 दिसंबर 1989 को भारत के नवनियुक्त गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण भी किया था। और इस अपहरण के बाद आतंकवादियों ने पुलिस गिरफ्त में मौजूद अपने 5 साथियों की रिहाई की मांग भी की थी। और इस अपहरण कांड को लेकर काफी हो हल्ला मचा, लेकिन सरकार को आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा, तब कहीं जाकर रूबिया सईद की रिहाई हो सकी। और इसके बाद इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट संख्या 814 का आतंकवादियों ने साल 1999 में अपहरण कर लिया था। उधर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि 19 दिसंबर को हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं पर उनके पास न आकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर सवाल उठाए। साउथ ईस्ट दिल्ली डीसीपी ईशा पांडे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में उन्होंने कहा है कि इस मामले में हेट स्पीच के आरोपों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो धर्म संसद मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दे। मामले पर जवाब दाखिल करते हुए पुलिस ने यह भी कहा कि ना तो पुलिस को शिकायत दी, ना किसी और एजेंसी को, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस तरह ना तो वो शिकायत करता है, ना ही पीड़ित है, और उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की है जैसे सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश में और कोई संस्था काम ही नहीं कर रही है। ये प्रवृत्ति गलत है, कोर्ट को इससे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पूरे मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस से भी हरिद्वार में हुए कार्यक्रम को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जनवरी में कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए यति नरसिंहानंद समेत कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। याचिका खारिज करने की मांग हो रही है धर्म संसद मामले में। दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब है। जिस तरह से हरिद्वार में हेट स्पीच हुई थी उसको लेकर
जब कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, अब इसको देखा जा रहा है कि खारिज करने की मांग की जा रही है। उधर दिल्ली सरकार के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंबेडकर जयंती के मौके पर दिल्ली के सभी 30 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूलों का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया है और वहीं सीएम केजरीवाल ने सभी स्कूलों का उद्घाटन किया। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि बाबा अंबेडकर का सपना था कि सबके अच्छे शिक्षा मिले और उस सपने को आज हमने सच कर दिखाया है। को मेरा सादर प्रणाम। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और हर वर्ष की तरह हम लोग इसे धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन आज एक स्पेशल हम लोगों ने काम किया कि हमारी दिल्ली के जो सबसे शानदार सरकारी स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, 30 स्कूल हैं। ये 30 के 30 स्कूल अब बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से जाने जाएंगे। उनके नाम से, उनका नाम बदल के आज से होगा डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी जा सकती थी और वो जहाँ कहीं भी होंगे, ऊपर आसमान में उनकी आत्मा अगर देख रही होगी तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुश होंगे, उनकी आत्मा बहुत खुश होगी और हमें खूब आशीर्वाद देगी। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया। एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। मैं ये उनके जीवन की बातें कई जगह बता चुका, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत प्रेरणा देने वाली बातें हैं। वो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए। घर में खाने को भी रोटी नहीं थी 3 टाइम की। बहुत ज़्यादा छुआछूत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे तो क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था उस जाति के लोगों को। उस बैकग्राउंड से आके वो 1913-14 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी PhD करने के लिए गए। मैं कई बार सोचता हूं कि आज के ज़माने में भी, और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने दूसरी डॉक्टरेट की। 2 डॉक्टरेट विदेशी यूनिवर्सिटीज से उन दिनों में की। मैं सोचता हूं आज के ज़माने में भी जब हमारे पास सारे साधन हैं, सब कुछ है, आज के ज़माने में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 1913-14 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ना केवल एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप ली और वहाँ से पढ़ाई करके आए। जिस बच्चे के घर में खाने को नहीं था, जिस बच्चे ने कदम कदम पे छुआछूत का बर्दाश्त किया, मैं आज तो आप गूगल खोल लो, इंटरनेट खोल दो, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। आपको इंटरनेट के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। उस जमाने में तो इंटरनेट भी नहीं था। उस बच्चे को बताया किसने होगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है? उस बच्चे को बताया किसने होगा कि वो लंदन स्कूल ऑफ, उसका फॉर्म कहाँ से लाया होगा वो बच्चा? मैं तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के हैरान रह जाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल नहीं किया। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि पिछले 100 साल में भारत ने जितने 100-150 साल में भारत ने जितने सपूत पैदा किए, सबसे महान उनमें भीमराव अंबेडकर जी थे। और देखिए, अलग अलग प्रदेशों से सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। जहां मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू के चौथे दिन 2 घंटे के लिए छूट का ऐलान किया गया है। छूट सिर्फ किराना, सब्जी, दूध और मेडिकल के लिए दी गई है। छूट के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं अपने नजदीकी किराना दुकान से सामान खरीदने के लिए पहुंची और इसके लिए नगर पालिका और राजस्व अधिकारियों ने व्यवस्था भी बनाई है। बता दें कि खरगोन में 3 दिन के बाद कर्फ्यू में चौथे दिन 2 घंटे की महज राहत दी गई।
जिला प्रशासन ने खरगोन शहर में आज सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कर्फ्यू में महिलाओं के लिए ढील दी है और इस छूट में महिलाओं को सिर्फ पैदल ही जाने की अनुमति थी, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं, किराना, सब्जी, दूध और मेडिकल के लिए ही राहत दी गई थी। महिलाएं घरों से बाहर निकली और किराना दुकान से ही सामान, सब्जी, फल जैसे चीजें लेते हुए दिखाई दी हैं। और बाजारों में कितनी भीड़ है ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि महज 2 घंटे का ये वक्त मिला हुआ है महिलाओं को और इसी 2 घंटे के अंदर अंदर जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जरूरी सामान है, उन्हें इन्हीं 2 घंटे में खरीदना है। लेकिन जो लंबी कतारें लगी हुई हैं वो समय की खपत जरूर करती जा रही है। और बता दें कि रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद से खरगोन में कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है और आज कहीं चौथे दिन जाकर जब राहत मिलती है तो कई तरह की मुश्किलें भी हैं सामने महिलाओं की, क्योंकि पैदल चलकर ही जाना है, किसी वाहन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं और कितने सामान होंगे जो इकट्ठे हो गए होंगे, घर के जितने भी जरूरी सामान हैं, समय समय पर घंटे घंटे में जब जरूरत होती है। तो ये तो 3 दिन के बाद कहीं जाकर छूट मिली है 2 घंटे की महज। तो देखिए पूरे देश में जब रामनवमी का पर्व एक तरफ मनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें भी सामने आ रही थी। और इस बीच एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंसा की खबरों के बाद जब कर्फ्यू वहां पर लगा तो जब राहत दी गई महज 2 घंटे की कि महिलाएं जाकर सामान खरीद सकती हैं, और जरूरत के सामान खरीदने के लिए कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है, धक्का मुक्की भी हो रही है। हर किसी को जल्दी है कि जल्द से जल्द सामान लेकर घर सकुशल लौट आए, वरना हिंसा होते देर नहीं लगती है। और कब हिंसात्मक तस्वीरें हमारे सामने पैदा हो जाती हैं इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल हो जाता है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।